नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या नई बीमारियों का नया चलन सर्दियों को खतरनाक बना रहा है? डेंगू के बढ़ रहे मामले, मौसमी बुखार से परेशान लोग, क्या कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है? इधर उधर से मिल रहे मेडिकल सबूत कुछ इसी तरह का संकेत दे रहे हैं। हाल ही में WHO ने एक जानकारी साझा की, जिसके अनुसार चीन के उत्तरी इलाके में सांस से जुड़ी बीमारियां, इन मामलों में तेजी देखी गई है। उत्तरी चीन की बात करें तो वहां पर बच्चों में सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर WHO ने 22 नवंबर को चीन से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अक्टूबर के मध्य से उत्तरी चीन में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामले पिछले 3 वर्षों की तुलना में बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने चीन में सांस की बीमारियों के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों से कहा है कि वे सतर्क रहें, अपनी बुनियादी मेडिकल सहूलियतों को चुस्त दुरुस्त रखें और एहतियातन एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि चीन की सूचनाओं पर आमतौर पर संदेह रहता है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारत में भी बीमारी आ चुकी है या फिर यह सामान्य निमोनिया के कारण ही हो रहा है। फिलहाल IDSP का नेटवर्क चौकस किया गया है। देखा जा रहा है कि किस प्रकार के मामले मिल रहे हैं। कहीं उछाल है तो सैंपल लेकर जांच करने की सलाह दी गई है। VRLD नेटवर्क H9N2 के लिए भी जांच कर रहा है। इनसे आजकल का क्या चलन चला है बीमारियों का, इसका भी पता लगाया जा सकेगा। हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की भी पैनी नज़र है। जैसा हमने कहा है कि राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भी दी गई है। और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जो पब्लिक हेल्थ का नेटवर्क है, जिसको IDSP के तहत हम लोग मॉनिटर करते हैं, वो एक मुख्य रोल अदा करता है। सबसे पहले कम्युनिटी में हमें इंक्रीज दिखाई देता है तो वो नेटवर्क हमको पकड़ता है। दूसरा, साथ ही हम ये देखते हैं कि लेबोरेटरीज हमारे किस प्रकार से इक्विप्ड हैं। अगर हमारे लेबोरेटरी में वो टेस्टिंग किट सब जगह पे मौजूद है तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे, और जैसे ही बीमारी को हम पकड़ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उससे रिलेटेड मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी को चिन्हित करें। देखिए, सब रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मोर और लेस सिम्टोमेटिक और एक ही पैटर्न पे चलता है, लेकिन साथ ही आवश्यक है कि हम उसमें ये देख पाएं कहीं उससे ज़्यादा मृत्यु दर तो नहीं बढ़ रही हमारी, ज़्यादा मॉर्बिडिटी हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा लोगों में बीमारी इस प्रकार से तो नहीं फैल रही, कहीं कोई मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन जैसे कि हमने पिछली बार कोविड में देखा कि कहीं अनअवेयर तो कॉट नहीं हो जाए कहीं दुनिया में। तो हमारा देश जो इस मामले में बहुत ही सजग है। तो क्या ये एक नई चुनौती है जो चीन से निकली है, और क्या इसके लिए तैयारियां हैं? चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शेखर कश्यप भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लहरिया जी, आपके पास ही पहले आना चाहूँगा। कोरोना के दौरान लगातार आपसे चर्चा होती रही। कोरोना को लेकर हमारे कई अपने अनुभव भी रहे हैं, जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। लेकिन फिलहाल ये जो मौसम में देखने को मिल रहा है, जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक, कुछ दिनों के गैप के बाद फिर से व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, बच्चे खास तौर से, इन पर इसका असर हो रहा है। ये क्या है? क्या ये इसको मौसमी बीमारी माना जाए जो फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है, या कुछ और नई दिक्कतें इसको लेकर के हमें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? इस साल की शुरुआत से ही कोविड लगभग खत्म हो गया था, लेकिन इस साल हमने देखा है कि कई सारे लोगों को खांसी जुकाम की दिक्कत हुई है, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को। और दूसरी बात, वो खांसी जुकाम लंबे समय तक रहे। इसके अलावा कई सारी वायरल बीमारियां, जिसमें डेंगू भी शामिल है, अधिक रूप से फैला। फिर हम ये भी देखते रहे कि लोग मल्टीपल टाइम इन्फेक्टेड हुए। तो हम इसको अगर एक साइंटिफिक नजर से देखें तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से इम्यूनिटी डेथ हो रहा है। अर्थात पिछले 2-3 सालों में जब कोविड के चलते रेस्ट्रिक्शंस थे तो कई सारे वायरस जो हमारे आसपास रहते थे और जो थोड़ा बहुत बदलाव वायरसेज में होता रहता है तो वो बीमारी करने की संभावना बढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा उनसे एक्सपोजर नहीं हुआ था, अर्थात एक तरह का डेट हो गया था, हमारे ऊपर उधार हो गया था। तो वो सारे वायरसेज अब इन्वायरमेंट में हैं और जब सब चीजें खुल गई हैं तो इस साल अधिक इन्फेक्शन हो रहे हैं। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में देखा गया। जैसे कि कुछ वायरसेज RSV रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है, कई देशों से खबरें आई हैं कि वो अधिक फैला है। साथ में एक और पैटर्न देखा गया कि वायरसेज का यूजुअली सीजनल पैटर्न होता है, कि जैसे फ्लू का वायरस है, भारत में जून जुलाई से लेकर नवंबर तक आता है, लेकिन अब वो पैटर्न खत्म हो गए हैं। तो संक्षेप में हम कहें कि इस साल भारत और दुनिया के कई देशों में जो वायरल इलनेसेज हैं और अन्य इलनेसेज हैं वो अधिक हुई हैं, और उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि लोगों का एक्सपोजर नहीं हुआ था। तो जब एक्सपोजर नहीं हुआ था तो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई थी और लोगों को अधिक इलनेस हुई है। जी,
डॉक्टर शेखर कश्यप, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये नया चलन है या फिर जो अमूमन होता आया है उसी का एक्सटेंशन है? हालांकि जैसे डॉक्टर लहरिया कह रहे हैं कि इस साल की शुरुआत में कोविड तो समाप्त हो गया, तो यानी एक बहुत बड़ा जो तलवार हमारे सिर के ऊपर लटकी हुई थी वो तो दूर हो गई, लेकिन अब ये जो दिक्कतें आ रही हैं इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको एक अलग नज़रिए से थोड़ा सा बताना चाहूँगा एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। मेरा कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, जो बाकी सब आप सुनते हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। ये सारे वायरसेस हमारे वातावरण में रहते हैं और समय समय पे नए वायरस आते हैं जिनको जूनोसिस कहते हैं, जैसे कि कोविड-19 वाला वायरस था जो आया था। लेकिन जो वो तो है एक वायरल इन्फेक्शन या जो ट्रिगर है जो इन्फेक्शन, लेकिन जो हमारा होस्ट रिस्पॉन्स है वो हमारी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ पे डिपेंड करता है। और इसमें मैं थोड़ा सा जोर दे के देना चाहूँगा कि जिन देशों में ये जोरों से फैला और महामारी हुई, वहाँ के देशों में कोविड कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ जिनकी ख़राब थी, मिसाल के तौर पे जो एल्डरली थे, डायबिटिक थे, ओवरवेट थे, हाइपरटेंसिव थे, और या जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज था, उन्हीं के अंदर सीरियस इलनेस ज़्यादा हुई, क्रिटिकल इलनेस ज़्यादा हुई और मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई। जिन देशों में कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ एवरेज आमतौर पे अच्छी है, उनमें इन्फेक्शन फैला, सीरो पॉजिटिविटी हुई, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, लेकिन उतनी महामारी नहीं हुई, उतना डेथ डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो हमें एज ए क्लिनिशियन मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंट्स को अपनी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक रखनी चाहिए। ओवरवेट हो, वजन पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और वेल हाइड्रेटेड रहें। ये एक थोड़ा सा नज़रअंदाज किया हुआ पहलू रहा है, हालांकि इसको WHO ने और CDC ने और हमारी सरकार ने भी समय समय पे इसका जिक्र किया है। देखिए, टू गिव यू एन एग्जांपल, जो कोविड-19 का वायरस है SARS-CoV-2, वो सार्स वायरस जो था अर्ली 2003 के आसपास जो है, तो उसी की तरह था ये। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 होता है हमारे एक सेल रिसेप्टर्स पे, जो कि डिसरेगुलेट हो जाता है, जिसका फंक्शन खराब हो जाता है अगर हम ओबीज हो, ब्लड प्रेशर हो या डायबिटिक हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो। उस स्थिति में ये वायरस आसानी से सेल के अंदर घुस जाता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है। अगर हमारी कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक रहे तो वायरस इन्फेक्ट करेगा लेकिन क्रिटिकल इलनेस नहीं करेगा। तो मैं जोर दे के कहना चाहूँगा कि अगर हमारी जनरल हेल्थ अच्छी होती है तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं या तो पता ही नहीं चलता, सीरम टेस्ट करने पे पता चलेगा, टेस्ट करने पे, या माइल्ड बीमारी हुई, 2-4 दिन की फेब्राइल इलनेस हुई और वो चले जाता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और ये चीज़ डेंगू पे भी लागू। जी डॉक्टर लहरिया, एक जो नई बहस चली है वो ये भी है कि क्या फ्लू का और कोविड का दोनों का वैक्सीनेशन एक साथ करवा लेना चाहिए, और अगर करवा लें तो क्या इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? क्या इससे कोई बचाव का एक ये बड़ा माध्यम बन सकता है? जहाँ तक कोविड-19 की बात की जाए तो मेरी राय में फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि हमें भविष्य में कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। हम देखते हैं कि जिन लोगों को 2 कोविड शॉट लग चुके हैं और नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है, उनको 3rd शॉट भी भारत में सिर्फ कुछ लोगों को रिकमेंड किया गया था, बाकी लोगों के लिए ऑप्शनल था, और 4th शॉट की जरूरत फिलहाल लगती नहीं है। अभी कोविड-19 का या SARS-CoV-2 की जो इलनेस है वो हो रही है, वायरस तो निश्चित रूप से फैल रहा है लेकिन उससे गंभीर बीमारी नहीं है, तो हम नहीं जानते कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। संभवतः नहीं, क्योंकि वायरस जो SARS-CoV-2 वायरस था वो पहले से भी सार्स के वायरसेज होते थे। तो फिलहाल कोविड-19 को एक तरफ रख देते हैं, संभवतः हमें इस वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक फ्लू वैक्सीन की बात आती है तो इसका निश्चित रूप से अब पॉपुलेशन में अधिक महत्व होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस साल जिन लोगों को फ्लू हुआ वो गंभीर फ्लू हुआ, लंबे समय तक इलनेस रहती थी, ठीक नहीं होता था और अन्य सारी चुनौतियां थी, और जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है उनको फ्लू गंभीर होता है। तो मैं निश्चित रूप से लोगों को सलाह दूंगा कि जो फ्लू वैक्सीनेशन है, खासतौर से अगर आप हाई रिस्क पॉपुलेशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या जिनका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको सीरियसली फ्लू वैक्सीनेशन कंसिडर करना चाहिए। साथ ही एक बात और है, जो अभी चाइना में जो निमोनिया के केसेज आ रहे हैं वो अधिकतर बच्चों में आ रहे हैं, तो हमें बच्चों के लिए भी सावधानियां इस सेंस में बरतनी चाहिए कि बच्चों को भी फ्लू वैक्सीन लगाया जा सकता है, और अन्य वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन के साथ जो अन्य वैक्सीन किसी भी एज ग्रुप के लिए जो रिकमेंडेड होती हैं, मैं खासतौर से सारे सुनने वालों को सलाह देना चाहूंगा कि जो रिकमेंडेड वैक्सीन है भारत में उनको निश्चित रूप से लगवाएं, और फ्लू वैक्सीन को जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। जाते जाते डॉक्टर शेखर कश्यप, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो चीन से एक रहस्यमयी बीमारी की बात हो रही है जिसका जिक्र डॉक्टर लहरिया ने भी किया है, 2019 में हमने देखा था कि जब कोविड की शुरुआत हुई थी वहाँ से तो WHO को उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। इस बार भी ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी उन्होंने WHO को जानकारी नहीं दी। WHO ने खुद आगे जाकर रिपोर्ट मांगी है और ये देखा है कि वहाँ पर
कई शहरों में बच्चे और किशोर खासतौर से सांस की बीमारी को लेकर, छाती में जकड़न और तमाम समस्याओं को लेकर के अस्पतालों में जा रहे हैं। तो क्या इससे भारत चिंतित रहे? क्योंकि यहाँ भारत सरकार ने अपनी ओर से राज्यों को, यूटीज़ को एडवाइजरी भी जारी की है, तैयारी रखने के लिए कहा है। देखिए, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने इसके पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि इस एपिडेमिक से जो हमें सीख मिली है वो दो सिस्टम्स आर इन प्लेस। और ये जो जनरल मेजर्स जो मैंने पहले कहे थे कि हमारी कार्डियोमेटाबॉलिक हेल्थ अगर अच्छी हो तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाती है। इसमें खास तौर से खाने पीने के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं। उसमें फल सब्जी, इसमें थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज़ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 साल पहले एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, उसको ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी कहते हैं। वो लैंडसेट में छपी थी। साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, मेन देश है, नंबर 2 कारण तंबाकू के बाद लो कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें, अपना जनरल हेल्थ ठीक रखें, स्लीप, हाइड्रेशन वगैरह, तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। देखिए, किसी भी डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन वाले देश में, जिसमें भारत चीन दोनों ही हैं, समय समय पे किसी जो क्लस्टर्स होंगे किसी नई बीमारी के या किसी पुरानी एग्जिस्टिंग बीमारी के, सीजनल पैटर्न जो बढ़ते जाएंगे। जैसे हम अपने ही देश में देखते हैं कि डेंगू फ्रॉम टाइम टू टाइम एक किसी साल में जरा ज्यादा केसेस पैदा कर देता है, चाहे उसके कई कारण होते हैं। तो हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। चाइना से अभी कोई खबर आ रही है पूरी तरह से या नहीं आ रही है, कोई खास चिंता का विषय नहीं है वो, और उसके सारे इंतजाम हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे कर रखे हैं। तो हमें अपने कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर करना चाहिए। पेरेंट्स को खास तौर से बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, और जो रिकमेंडेड पैटर्न्स ऑफ इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन है, उनको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शेखर कश्यप और डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया इस तमाम जानकारी के लिए और सलाह के लिए कि किस तरह से ये जो मौसम में लगातार परिवर्तन के बाद बीमारियां हो रही हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द आदि, इनसे किस तरह से निपटा जाए। अब बात करते हैं दूसरे संकट की। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के बेहद पास पहुंचकर भी हम उनसे बेहद दूर हैं। बीच का फासला घटता जा रहा है, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पहले से जो खुदाई सुरंग के बगल से हो रही थी, उसमें ऑगर मशीन फंस गई, उसके ब्लेड टूट गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से काटकर निकाला जा रहा है। यह रास्ता इतना मुश्किल साबित हो रहा है कि अब ऊपर से खुदाई की जा रही है। ऊपर से करीब 80 मीटर खुदाई होगी तो मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा, लेकिन ये खुदाई कम खतरनाक नहीं है, इसलिए अब एक एक कदम बहुत सतर्कता से बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ ऐसे संकटों के तमाम विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं। सेना की इंजीनियरिंग यूनिट को भी बुला लिया गया है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं पीके मिश्रा पहुंचे थे। उन्होंने आज मजदूरों से बातचीत भी की। इसीलिए भरोसा तो रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन इसमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसी दौरान सुरंग के मुहाने पर पानी निकल आया तो अचानक सबकी धार्मिक आस्था जाग गई। लोग इसमें शिव जी की आकृति भी देख रहे हैं। इस मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। 16 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक 41 जिंदगियां सिलक्यारा की टनल से बाहर नहीं आ पाई है। कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही है कि ये कहा जा सके कि वो जल्द बाहर आएंगे, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीदें कायम की जा रही है कि उनको बाहर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सिलक्यारा की टनल की बात करें तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यहाँ पर तमाम जो एक्सपर्ट्स है, टीमें हैं, वो लगातार यहाँ काम कर रही है। अभी तक अगर बात करें तो ऑगर पाइप का जो हेड है वो अभी पाइप में फंसा हुआ है, ऑगर ड्रिल का, लेकिन वो अभी तक निकल नहीं पाया है, जिसकी वजह से जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो शुरू नहीं हो पाई है। उम्मीद की जा रही है कि उसको जल्द काट कर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। और मैनुअल जो ड्रिलिंग करने वाले, जो मलबा निकालने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा शुरुआत करेंगे, उसके अगले 24 घंटों के अंदर हम पूरा मलबा निकाल देंगे। यानी उनको जो 57 मीटर जाना है और लगभग 57 मीटर का मलबा है और उन्हें 10 मीटर पार करना है उस पाइप से, तो इसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा जो ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है वर्टिकल, उसमें भी 2 पाइप डाले जा रहे हैं। एक 6-8 इंच का पाइप जो कि 75 मीटर जा चुका है और लगभग 86 मीटर जाना है, तो वहीं दूसरा 1.2 डायामीटर का जो पाइप है वो लगभग 31 मीटर जा चुका है, उसको भी 86 मीटर जाना है। यानी
जो वर्टिकल ड्रिल यानी टनल के ऊपर से उस जो पाइप ड्रिल किया जा रहा है उसमें लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा और लंबे ऑपरेशन के तैयार रहने के लिए इसीलिए वो 8 इंच का पाइप तैयार किया जा रहा है कि अगर ऑपरेशन में समय लगता है तो उनको खाने पीने की चीज़ें दी जाएगी, पहनने के लिए कपड़े दिए जाएंगे ताकि वो लंबा सर्वाइवल कर सके। लेकिन फिर भी जो अंदर ऑपरेशन चल रहा है उससे उम्मीदें जगाई है कि जल्द ही इनको बाहर निकाला जा सकेगा और अगले 24 घंटों के बाद ही यहाँ पर ऑफिशियल कुछ कहने की स्थिति में आएंगे कि उनको हम कब निकाल रहे हैं, हम कितना कामयाब हो चुके हैं। सिलकारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। देश के कई हिस्सों में बेमौसम की बरसात हुई है। संकट इंसानों पर ही नहीं, फसलों पर भी है। देश के कई प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में भी हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कपास हो, तूर हो, मिर्ची या फिर प्याज, अंगूर, इनकी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। किसान अब सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं तो सरकार ने भी प्रशासन को खराब हुई फसल का पंचनामा करने का आदेश दिया है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। ओलाबारी, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने अंगूर, कपास, तुअर और मिर्ची के साथ प्याज की फसल की भी कमर तोड़ दी है। नासिक के निफाड़ तहसील के रहने वाले सतीश यादव की अंगूर की फसल भी लगभग बर्बाद हो गई है। उनका कहना है कि फसल के अभी अंकुर ही निकले थे, लेकिन ओलाबारी ने उसे नीचे गिरा दिया है। द्राक्षाचे सर्व मणी जवळपास असे झाले, ही परिस्थिती झाली, म्हणजे अजून ऊन पडल्यावर तर आणखीन जास्त दिसेल नुकसान। बारिश की वजह से अंगूर की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अंगूर की फसल के 1 एकड़ में 3 से 4 लाख का खर्चा होता है। ये देखो, सारे अंगूर नीचे गिर गए हैं, ये पूरी तरह से खराब हो गए हैं। इस साल के सीजन में पूरा नुकसान हुआ है। आता डायरेक्ट उन्हाळ्यात सीजन मध्ये कट करून तेवढंच। ये 4 एकड़ का खेत है। ये खेत में अभी ये तुअर पर हमारी आशा थी कि वो इनमें से हमको उत्पन्न मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये भी हमें आशा थी कि खेती की कमाई से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा। हमने कर्जा लेके पूरी मेहनत के साथ खेती की थी, लेकिन ओलाबारी के कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब कैसे होगा, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। विपक्ष सरकार से किसानों को फौरन मदद पहुंचाने की मांग कर रहा है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों का बहुत पैमाने में नुकसान हुआ है, इसलिए मुश्किल में आने वाले किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों को हुए नुकसान का फौरन आकलन करने के आदेश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नासिक के प्रभारी मंत्री दादा भुसे ने भी अंगूर की खेती को हुए नुकसान का जायजा लिया। काफी नुकसान हुआ है, सरकार किसान के साथ है, हर संभव मदद दी जाएगी। पंचनामा कराने के आदेश दिए जा चुके हैं। नुकसान कितना बड़ा है, इसके आंकड़ों के लिए इंतजार मंगलवार तक करना पड़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्माण होने की वजह से महाराष्ट्र समेत मध्य भारत में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया था। हालांकि अब इसका जोर कम होगा। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कश्मीर की संस्कृति और परंपरा का आईना रहे शिकारे अब घटते जा रहे हैं। कारण कई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब पर्यटन बढ़ रहा है तब क्या बदलते हालात में चुनौतियों का सामना करने की हालत में ये शिकारे नहीं हैं? श्रीनगर से नज़ीर मसूदी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डल झील घने कोहरे में छिपा हुआ है। कश्मीर में पारा इतना गिर गया है कि पानी जमने लगा है। शिकारे धुंध से घिरे हैं, लेकिन जब धुंध छटती है तो शिकारों की चमक के पीछे की हकीकत नजर आने लगती है। कश्मीर में झीलों से शिकारे गायब होते जा रहे हैं। कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक
पिछले 3 दशकों में डल झील, नगीन झील, चिनार बाग और झेलम नदी के शिकारे 2000 से घटकर 750 रह गए हैं। इस भारी गिरावट की कई वजहें हैं। अभी तक का जो फिगर है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। कोई डूब जाता है, कोई जल जाता है, तो किसी फैक्टर से किसी की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। तो ये फैक्टर इसमें है कि कभी टूरिज्म भी नहीं रहा था, तो उसकी वजह से लोगों के पास वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं थी जिससे वो ये चीज़ें अपनी जो ये अप टू मार्क रखे आजकल के मतलब जो टूरिज्म की डिमांड है उसके साथ कम्पीट करवाए। तो लोग फिर इसमें डिसइंटरेस्ट भी हो गए। बहुत सारों ने ये काम सरेंडर कर लिया और उन्होंने ये काम बिल्कुल छोड़ ही दिया। अब जो जलते हैं, डूब जाते हैं, उनको भी बनाने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। हाउस बोट कश्मीर में टूरिज्म की एक पहचान है और सबसे बड़ी कशिश एक पर्यटक के लिए ये होती है जब वो कश्मीर आए तो हाउस बोट में जरूर ठहरे। मेरे साथ यहाँ है पर्यटक जो अहमदाबाद से आए हैं, एक परिवार, इनसे मिलते हैं। मैडम एलेना मोदी। हेलो मोदी। हाय मिस मोदी, आप अब कब कश्मीर आए? हम करीबन 5 days पहले। 5 days पहले। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू हैव chosen to be in this houseboat? What is so special about it? कश्मीर पूरा घूम ले पर दाल लेक में हाउस बोट ना करे तो इट इज टोटली इनकम्प्लीट। तो क्या खास, जरा हम जाएंगे अंदर, चलते हैं, आइए आप भी आइए। लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि हाउस बोट की क्या अहमियत है पर्यटक के लिए। पुरानी पहचान है कश्मीर की। ये सब कर्टेन्स, ये कारपेट, ये फर्नीचर, ये सब पुरानी कश्मीर से हम जुड़ रहे हैं। जो हमारे बच्चों ने ये सब देखा ही नहीं है। कितने दिन आप कश्मीर में ठहरी? 5 days। 5 days। और आपने ये कहा कि नहीं, यू हैव टू स्टे इन अ हाउस बोट। yes। तो आपने पहले ही प्लान बनाया था कि हाउस बोट में रहेंगे या यहाँ आके ये मन बना? नहीं, पहले से ही प्लान था। हमारी टूर में पहले से ही प्लान था कि यहाँ आए हैं तो हाउस बोट में तो रहना ही है, 1 night स्टे करना ही है और यहाँ से टिपिकल कश्मीरी सब कुछ वाकिफ हो सकते हैं हम। चीजें, ये सब चीजें ये हम सबको ये होटल्स में नहीं मिलती ये सब चीजें। पहले थोड़ा डर था कि बच्चों के साथ थोड़ा वो फैसिलिटीज हमें मिल पाए कि ना मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। बच्चों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और ट्रिप को जिस मतलब पर्पस से आए थे टूरिज्म के हिसाब से वो पूरा उस हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं। डिफरेंट एक्सपीरियंस देन ए होटल बिकॉज हियर लाइक वी विल फील मोर लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस, शुड ट्राई वंस। 19वीं सदी में बरतानवी कारोबारी आर फॉस्टर कश्मीर में जमीन खरीदना चाहते थे, लेकिन कानूनन यहाँ के मूल निवासी ही जमीन खरीद सकते थे। लिहाजा फॉस्टर ने डल झील के पश्चिमी किनारे पर क्लेयरमाउंट हाउस बोट बनाई और तब से शिकारे का चलन चल निकला। बर्ड्स क्लेयरमाउंट्स आज भी राजनयिकों, फिल्मी सितारों और विदेशी सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है। हालांकि 7 शिकारों के इस बेड़े में अब सिर्फ 3 शिकारे बचे हैं। पिछले 80 साल में कश्मीर आने वाली अनगिनत मशहूर हस्तियां यहाँ ठहरी हैं और उनकी निशानियां अब भी यहाँ सजी हुई हैं। यहाँ की सियासत भी, तारीख भी इसके साथ जुड़ी है। जब एक इन्फ्लुएंशियल अंग्रेज यहाँ आता है कश्मीर की सैर के लिए, वो कश्मीर के साथ मोहब्बत करता है, फिर यहाँ चाहता है मकान बनाए। महाराजा ने उसको मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर महाराजा ने क्या, उस पानी पे रहो एक हाउस बोट बना। उसके बारे में हमें आप बताइए। मसूद साहब जब वो अंग्रेज़ आए, नगीन में रहे, कश्मीर उनको बहुत पसंद आया, तो उनके दिमाग में यही आया कि मैं यहाँ ज़मीन खरीद के अपनी कुछ प्रॉपर्टी बनाऊंगा जहाँ मैं हर साल यहाँ आ सकूँगा और अपनी प्रॉपर्टी में रहूँगा। तो उसने महाराजा को अप्रोच किया, महाराजा का दोस्त था, तो महाराजा से रिक्वेस्ट की कि मुझे ज़मीन चाहिए। महाराजा ने डिक्लाइन किया एज पर लोकल लॉज। बिल्कुल। तो एट द सेम टाइम महाराजा ने उनको ये एडवाइस की कि पानी पे हाउस बोट ले लो, पानी पे हाउस बोट। दरअसल मैं आपको बताऊं, ये जो लोकल लॉज जिसकी बात कर रहे हैं, ये 5 अगस्त 2019 तक चल रहे थे, जिसे स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहते थे, या 35A, जो धारा 370 के साथ ख़त्म हुआ। कोई भी अगर ब्रिटिश राज था, लेकिन ब्रिटिशर्स को भी यहाँ कश्मीर में ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं थी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नए शिकारे बनाने या बड़ी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा रखी है,
क्योंकि शिकायत की गई थी कि इन शिकारों पर गंदगी साफ करने का माकूल इंतजाम नहीं है, लिहाजा ये डल झील को मैली कर रहे हैं। हालांकि पहले सरकार 2 दफा शिकारों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना चुकी है, लेकिन दोनों बार ये नाकाम रहे। अब एक बार फिर इस मसले से निपटने की कोशिश की जा रही है। झेलम और चिनार बाग के शिकारे तो गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर सैलानियों को आधुनिक सुविधाएं देने में नाकाम रहे। यहाँ जो इक्का दुक्का शिकारे बचे हैं उनकी हालत खस्ता है, क्योंकि या तो सरकारी मंजूरी मिलने में देरी या फिर देवदार की लकड़ी ना मिलने से उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। वाटर बॉडीज है नगीन, डल लेक, चिनारबाग और रिवर जहली जी 750 के करीब रहे होंगे। कितने में से? कुछ फिगर हमारे पास जो था अर्ली 90s का करीब 2000 का था। उसमें अगर आपको नजर आएगा फिर यही डिलक्स क्लास हाउस बोट जो है जो अच्छा मेंटेन अभी तक किया है लोगों ने, वो डल और निगिन में ही नजर आएगा। कहीं कहीं पे तो बाकी जो 2 वाटर बॉडीज है वहाँ पे तो खत्म ही हुआ। पिछले 1 साल में नगीन और डल झीलों में दर्जन भर से ज्यादा डीलक्स शिकारों में आग लग गई। हाल में 5 शिकारों में आग लगी, जिनमें बांग्लादेश के 3 सैलानियों की मौत भी हो गई। शिकारे लकड़ी के बनते हैं, जिनमें देवदार की लकड़ी भी शामिल है और इन पर बेहद नफीस नक्काशी होती है। ये कश्मीरी संस्कृति और परंपरा का आईना है। कश्मीर की वादी दरअसल झीलों, नदियों और तालाबों का एक सिलसिला थी, लिहाजा पानी पर जिंदगी और पानी पर सफर की इबारत कश्मीर के सबसे पुराने इतिहास में मिलती है। मुगल शहंशाह अकबर का भी कश्मीर की नावों में योगदान है। Earliest reference we have is again from medieval Sanskrit sources. मध्यकालीन संस्कृति स्रोतों में इनका सबसे पुराना जिक्र मिलता है, जहां नौकाओं पर स्नान कक्षों की बात है। लेकिन बाद में मध्यकालीन और शुरुआती आधुनिक युग सल्तनत काल में एक संदर्भ मिलता है, जहां लिखा है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन गुजरात से नौकाएं बनाने में निपुण नाविकों को लाए। फिर मुगल काल में अकबर ने उस वक्त की नावों में तब्दीली की, क्योंकि मुगल शहंशाह डल झील और दूसरी झीलों में सैर करते थे। From Gujarat, who were well versed with operating as well as crafting boats with sail. पिछले कुछ बरसों में कश्मीर ने पर्यटन क्षेत्र में उछाल देखा है। यहाँ आने वाले सैलानियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ की पहचान शिकारों को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सेना को नए हथियार मिलने के आसार हैं। 30 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक होने जा रही है। इसमें 140 अटैक हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी संभव है। सेना को स्वदेशी हथियारों से बड़ी ताकत मिलने जा रही है। इस घातक हथियार को चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 30 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में करीब 140 अटैक हेलीकॉप्टर सेना के लिए खरीदे जाने के फैसले पर अंतिम मुहर लग जाएगी। 45,000 करोड़ की लागत से 90 हेलीकॉप्टर थल सेना के लिए और वायुसेना के लिए 55 हेलीकॉप्टर लिए जाएंगे। वायुसेना के पास पहले से ही ऐसे 10 और थल सेना के पास 5 हेलीकॉप्टर हैं। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने सेना की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया है। दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फुट की ऊंचाई पर उतर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। रेगिस्तान से लेकर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। 50 फुट के करीब लंबा है और 15 फुट से ज्यादा ऊंचा है। हथियार और मिसाइल के साथ 5.8 टन वजन कैरी कर सकता है। स्पीड है 268 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 घंटा तक उड़ सकता है। प्रचंड की खासियत की बात करें तो ग्लास कॉकपिट है। इसके एयर फ्रेम कुछ इस तरह से बने हैं,
अगर असॉल्ट राइफल से फायर हो तो इस पर कुछ असर नहीं होता है। 2 पायलट फ्लाई करते हैं। फाइटर पायलट की जगह आगे पीछे बैठते हैं। 20 मिलीमीटर कैलिबर गन और 70 मिलीमीटर के रॉकेट से लैस है। गन ऐसा है जो 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लगे हैं। 3 तरह के बम लगाए जा सकते हैं। यह दुश्मन के टैंक, ड्रोन, बंकर और उसकी रक्षा तैयारियों को खत्म कर सकता है। जंगल हो या शहर, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हर आपकी जरूरतें जो है सेना की है उसके मुताबिक परफेक्ट है। और सच कहें तो यह हेलीकॉप्टर अगले 2-4 दशकों तक जो सेना के सामने उभरती हुई चुनौतियां हैं उसको निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। आज गुरु पर्व के मौके पर स्वर्ण मंदिर रोशनी में नहाया हुआ है। इस मौके पर दीपमाला की गई है। वाराणसी के गंगा घाट भी जमकर रोशन है। देव दीपावली के मौके पर हर तरफ जगमग है। वाराणसी के त्रिपुरा भैरवी घाट पर दीपक सजाए गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 70 देशों के राजदूत और राजनयिक भी वाराणसी पहुंचे हैं। तो देश की बात में इतना ही। नमस्कार।